बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है 11th आवर। मैं हूं वसीम बादामी। आज के प्रोग्राम के बेशतर हिस्से में बात होगी कल होने वाले मुल्तान में ज़िमनी इंतखाब पर, जिसकी नशिस्त ज़ाहिर खाली हुई थी इसलिए कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कि मेंबर नेशनल असम्बली थे और ज़ाहिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान उन्हें नाअहल कर दिया गया था। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है उस हल्के में, और ये इलेक्शन भी, बाई इलेक्शन भी आम बाई इलेक्शन से ज़्यादा अहम भी है, दिलचस्प भी है और बड़े दिलचस्प डायनामिक्स भी हैं इस इलेक्शन के। तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक ही उम्मीदवार पर मुत्तफ़िक़ हैं। जी हाँ, तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक ही उम्मीदवार पर मुत्तफ़िक़ हैं। ऑफिशियली अनऑफिशियली दोनों एक ही उम्मीदवार की हिमायत कर रहे हैं। इस पर बात होगी, लेकिन प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में, और चूँकि वक्त कम और बातें आज ज़्यादा हैं इसलिए मैं अपनी तमहीद बिल्कुल मुख्तसर करते हुए प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में मुख्तसरन बात करेंगे मोहसिन पाकिस्तान जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से। और उनसे बात करने की वजह यह है कि डॉक्टर कदीर खान साहब ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के नाम से एक नई जमात बनाई है। उन्होंने जमात क्यों बनाई है, क्या उनका सियासत में आने का इरादा है, क्या ये एक सियासी जमात है, और डॉक्टर कदीर खान साहब क्या कहते हैं इन मामलात पर, मुख्तसरन उनसे बात करेंगे और फिर कोर इशू की तरफ भी आएंगे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वी हैव लॉस्ट कनेक्शन। एक बार फिर ज़रा कोशिश करते हैं कि बात कर सकें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से, जिन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के नाम से एक नई सियासी जमात बनाई है। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जिस तरह मैंने कहा कि इलेक्शंस के हवाले से हमने बात करनी है, और कल का ये इलेक्शन है, इसका ज़ाहिर नतीजा बड़ा इंटरेस्टिंग इस हवाले से भी होगा, चाहे कोई भी नतीजा हो, कि एक तरफ है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे अब्दुल कादिर गिलानी साहब, जो कि भी होपफुली हमारे साथ आज के प्रोग्राम में टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे, उनकी भी आपको बातें सुनवाएंगे। और दूसरी तरफ है शौकत बोसन साहब। शौकत बोसन साहब हैं तो आज़ाद उम्मीदवार, लेकिन उन्हें हिमायत हासिल है तहरीक इंसाफ की भी, मुस्लिम लीग नून की भी। आई होप डॉक्टर कदीर खान साहब को मेरी आवाज़ जा रही है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम बादल साहब, खैरियत से हैं आप? डॉक्टर साहब आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से? गुजारा हो रहा है बस आपकी दुआओं से। डॉक्टर साहब, ये आपने भी एक नई जमात बना ली, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान। क्या मकसद है इस जमात के बनाने का? ये कोई सियासी जमात है? ये सियासी जमात तो नहीं है। आप ये कहिए, देखिए इस वक्त मुल्क की जो हालात हैं वो इस कदर खौफनाक है, खतरनाक है। 71 में हुए थे कि मुल्क टूट गया था, बिल्कुल आजकल भी यही हालत है। एक पूरा निज़ाम टूट गया है, पूरा ढाया है। ऐसा लग रहा है कि मुल्क जो है वो अब टुकड़ हो जाएगा, तबाही को जा रहा है। तो हम पढ़े लिखे लोगों ने ये फैसला किया कि बजाय इसके कि हम घर में बैठे हैं, जिस तरह मैंने उस वक्त 76 के अंदर देखा था कि हिंदुस्तान ने धमाके किया था और मुल्क को बहुत खतरा था, और मैं सब कुछ यहाँ आ गया था। तो अब मैंने देखा कि अब हम बैठ के तमाशे तो नहीं देख सकते। सब हमने पढ़े लिखे लोगों से राब्ता कायम किया, और हमारी ये कोशिश है कि आवाम में ये शऊर पैदा करें, अवेयरनेस पैदा करें कि वो अब इन चोरों डाकुओं को वोट न दें, बल्कि नए अच्छे टेक्नोक्रेट पढ़े लिखे हुए लोगों को वोट दें। और इस मुल्क में किसको वोट दे, चलें आप बता दें। मसला नहीं है कि अब देखिए, कल ही, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कल इलेक्शन है, कल सुबह इलेक्शन पढ़ना है, वजीर आजम साहब के साहबजादे उसमें हिस्सा ले रहे हैं और दीगर जमातें भी हैं। आप बताइए किसको वोट देना चाहिए आवाम को? ये तो सब चोर है। हम तो कहते हैं कि नए लोग लाए ना, इस वक्त लोगों को अभी टाइम नहीं मिला। अभी मेन इलेक्शन के लिए हम कर रहे हैं, इसमें तो यही लोग आएंगे। अभी कितने भी बाई इलेक्शन हो, ये हुकूमत तो बैठे हुए हैं। अभी तो वजीर आजम भी लगा हुआ है, दूसरे वजीर आजम भी गया हुआ है, और पूरे सरकारी मशीनरी वहाँ लगी हुई है। तो इस तरीके से ये ध्यान करते रहेंगे। लेकिन जब मेन इलेक्शन आएंगे तो उस वक्त में नौजवान तबकों, नए लोगों से आपकी क्या मुराद है? आप क्या कह रहे हैं, कोई नई सियासी जमात है, नए चेहरे? मतलब सर रातों रात तो नए चेहरे नहीं आएंगे, तो क्या मतलब आप? बादामिया नए चेहरे लाने चाहता हूँ मैं, नौजवान, आप जैसे नौजवान लाने चाहता हूँ मैं, पढ़े लिखे लोग लाने चाहता हूँ मैं, स्टूडेंट जिन्होंने तालीम हासिल की है और नौजवान है अभी जिनको विजन है, और जो मुल्क वतन है, वो चोर नहीं है, डाकू नहीं है, इनकी तरह सीजन्ड लुटेरे डाकू नहीं है, जिनकी जड़ें घुट्टी में पड़ी हुई हैं यहाँ पर लूटने की। और इन्होंने एक वो नेट बनाया हुआ है पर कि यही आते हैं और यही लूटते हैं। हम चाह रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, चूंकि आपकी एक जमात, मेरा बिल्कुल आपसे आखिरी सवाल है, आपने एक जमात बनाई और आप कह रहे हैं ये सियासी जमात नहीं है, हम सिर्फ लोगों को शऊर देना चाहते हैं कि वो अच्छे नए पढ़े लिखे तबके को वोट दें। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो आला क़यादत है, मैं उसमें से 2-3 का नाम लेना चाहता हूँ और आपका उन पर तबसरा चाहता हूँ, ताकि लोगों को क्लियर हो जाए कि आप क्या चाहते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब कायद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जो कि इस वक्त पार्लिमानी अददी अक्सरियत के एतबार से सबसे बड़ी जमात है। आप बताइए आपका उनके बारे में क्या ख्याल है? उनके मामले में जो पूरी दुनिया कहती है वो मैं कहता हूँ, जो पूरा मुल्क कहता है मैं कहता हूँ, जिस तरीके से चोर दरवाजे से आके बैठ गए, जिस तरह वो कन्विक्टेड है फॉरेन कंट्री में, ये भी नहीं कि इल्जाम हो, कन्विक्टेड है वो। और यहाँ पर जिस तरीके से लूटमार की है, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का बदतरीन रिश्वत मुल्क माना जाता है।
तो आप मेरे क्या पूछते हैं, सड़क पे चलते हुए? अच्छा, ये आपने ओपिनियन दे दिया, ठीक है। नवाज शरीफ साहब वो मिले हुए हैं, उन्होंने मिल के साथ काम किया अपनी हुकूमत चलाने के लिए। वो सोचते रहे कि जी एक मरतबा तुम और एक मरतबा हम, उन्होंने इनको सहारा दिया, चोरों लुटेरों को, डाकुओं को, और उनके साथ शामिल रहे। आखिरी पॉइंट सर, इमरान खान साहब वो थोड़ी सी उम्मीद डाल रहे हैं लोगों को, और नौजवान तबका उसमें काफी इंटरेस्ट ले रहा है। तो मैं यही दुआ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको अच्छे साथी दे और वो अच्छे साथी चुने। ठीक है, राइट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो होपफुली टेलीफोन लाइन पर अब्दुल कादिर गिलानी साहब, वज़ीर आज़म साहब के साहबजादे, हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा होंगे राना सनाउल्लाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा रियाज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदलीब अब्बास साहिबा। कल इलेक्शन है, तहरीक इंसाफ और नून कैसे मुत्तहिद हो गए, क्या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे जीत पाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा? छोटा सा ब्रेक के बाद ये सब। जनाब, इस बार एक बार फिर आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं। मुल्तान का हल्का है NA 151, नेशनल असम्बली का हल्का है NA 151 मुल्तान 4, जहां पर कल इलेक्शन होने। इलेक्शन क्यों होने? इसलिए कि नशिस्त खाली हो गई थी। नशिस्त क्यों खाली हो गई थी? इसलिए कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब फारिग हो गए थे। गिलानी साहब क्यों फारिग हो गए थे? इसलिए कि तौहीन अदालत हो गई थी। गिलानी साहब क्या कहते हैं? कहते हैं तौहीन अदालत नहीं हुई, तौहीन अवाम हुई है, अवाम के नुमाइंदे को हटाकर। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की तरफ जाता हूँ, लेकिन आपको एक ब्रीफ इलेक्शन हिस्ट्री दिखाना चाहता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग। पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसी हल्के में जो 2008 में इलेक्शंस हुए, यानी कि NA 151 मुल्तान 4 में, जहाँ पर कल दोबारा इलेक्शन होगा। इसमें जब 2008 में इलेक्शंस हुए तो क्या नतीजा था? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उम्मीदवार थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस हल्के में, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए इस हल्के से वोट लिए 70,498, आप कह सकते हैं 70,500 वोट लिए तकरीबन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने। उनके मद्दे मुकाबिल थे सिकंदर हयात खान बोसन। ये वो साहब हैं जिनके भाई कल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, और इस वक्त ये साहब तहरीक इंसाफ में हैं, सिकंदर बोसन साहब। उस वक्त ये थे मुस्लिम लीग क्यू में। इन्हें मिले थे तकरीबन 46,000 वोट्स, तकरीबन 25-26 हज़ार वोट से हराया था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इन्हें। मैं आपको एक और ज़िमनी इंतखाब का नतीजा भी दिखाने चाहता हूँ। ये हुई थी नशिस्त जो खाली, चूँकि शाह महमूद कुरैशी साहब, जावेद हाशमी साहब और कई और लोग गए थे तहरीक इंसाफ में। मुल्तान का ही हल्का था NA 148, कुरैशी साहब के जाने की वजह से सीट खाली हुई थी, मुल्तान 1। यहाँ पर नामजद हुए गिलानी साहब के एक और बेटे अली मूसा गिलानी साहब, जिनका आजकल आप नाम सुनते हैं कुछ मुतनाज़े हवाले से, एफिड्रीन के हवाले से। 93,000 वोट लिया जी, 93,000 वोट्स सिक्योर्ड बाय मूसा गिलानी साहब। दूसरे नंबर पर थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मलिक गफ्फार डोगर साहब, जिन्होंने लिए तकरीबन 43,000 वोट। आप मार्जिन खुद देख लें। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये नतीजा है एक और बाय इलेक्शन का, PS 83 सांगड़ का ये नतीजा है। और ये नतीजा हम आपको क्यों दिखा रहे हैं? ये इसलिए दिखा रहे हैं कि ये इलेक्शन उस दिन हुआ था जिस दिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नाअहल हुए थे। मैं वो मजलूमियत फैक्टर जिसके बारे में कुछ तज्जियाकार कहते हैं ना, कि पीपल्स पार्टी मजलूम शायद बन जाए आवाम की नज़र में और ज़्यादा वोट पड़ जाए, बट आप देखिए कि वो कई बात सच तो साबित नहीं हो रही। इस दिन ये इलेक्शन हुआ, शाहिद थईम साहब जो थे पीपल्स पार्टी के, जीते इलेक्शन। कितने वोट लिए जी? 46,000 वोट्स लिए इन्होंने। दूसरे नंबर पर आए मोहम्मद रफ़ीक झकड़ो साहब, कितने वोट लिए जी? 750 वोट, ये नतीजा। और आखिरी में आपको दिखाना चाहता हूं मुल्तान की ही एक, मुल्तान शहर की सूबाई असम्बली की नशिस्त का नतीजा है, PP 194 मुल्तान 1। कुछ दिनों पहले इलेक्शन हुआ। ये इलेक्शन क्यों हम आपको इसका नतीजा बता रहे हैं? इसलिए कि ये इलेक्शन उस दिन हुआ जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को 30 सेकंड की सजा हुई। ये सीट आम तौर पर जीतती है रिवायती तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अब आप देखिए इसका नतीजा, उस्मान भट्टी साहब जीते पीपल्स पार्टी से, वोट्स लिए उन्होंने 20,416, हराया मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को जिन्होंने वोट्स लिए 20,097, 300-350 वोट्स का फर्क। ये हम चाहते थे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपसे ज़रूर शेयर करें, और हम अपने मेहमानों की तरफ आना चाहते हैं ताकि उनसे ही बात कर सकें। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत सीनियर रहनुमा है, सूबाई वज़ीर कानून भी है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने वक्त निकाला, जनाब राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर रहनुमा जनाब राजा रियाज साहब, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली भी है पंजाब असेंबली के। राजा साहब आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। और हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत एक्टिव वर्कर है अंदलीब अब्बास साहिबा। अंदलीब साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। राना साहब सर, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही हो तो मैं आपसे आगाज़ करना चाहता हूँ सर।
अच्छा जी, राना साहब को अभी हम कनेक्ट कर रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही। अंदलीब साहब, राजा साहब, मैं आपकी इजाज़त से अंदलीब साहिबा से स्टार्ट करना चाहता हूँ। अंदलीब साहिबा, अल्लाह की शान है, कमाल हो गया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे एक तरफ, दूसरी तरफ है शौकत बोसन साहब, इनके भाई हैं आपकी पार्टी में, आप भी इनकी हिमायत कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून भी इनकी हिमायत कर रही है। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून एक ही सफ में खड़े हो गए, ये क्या कमाल हो गया? अंदलीब साहिबा। वसीम, सबसे पहली बात तो यह है, मेरे ख्याल है जितनी ज़्यादा हमने स्टेटमेंट्स दी हैं और जितना ज़्यादा क्लैरिफाई किया मीडिया के वाले से, प्रेस स्टेटमेंट्स के टिकर के वाले से, कि जी हमने बिल्कुल किसी इंडिपेंडेंट किसी भी उम्मीदवार को ना सपोर्ट किया है, ना हम पार्टिसिपेट करें इस इलेक्शंस में, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल स्टांस है कि बाय इलेक्शंस पुरानी लिस्टों पे हो रहे हैं। पुरानी लिस्टों के मुताबिक 45% जो वोट्स हैं यहाँ बोगस हैं, दे हैव बीन डिक्लेयर्ड बोगस। तो आजाद उम्मीदवार है शौकत बोसन साहब, उनके भाई हैं सिकंदर बोसन साहब, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप सही कह रहे हैं। बड़े भाई एक जमात में होते हैं और दूसरी जमात में होते हैं, बहुत सी ऐसी जमातें हैं, बहुत सारी ऐसी जमातें हैं, लेकिन सिकंदर बोसन साहब इंतखाबी जलसों से खिताब कर रहे हैं और कह रहे हैं वोट दो। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा खिताब करके कह रहे हैं कि शौकत बोसन को वोट दो। जी सिकंदर बोसन साहब जो आपकी पार्टी के रहनुमा, आप ठीक कह रही हैं, एक पार्टी, एक भाई दूसरी पार्टी में और एक भाई दूसरी पार्टी में होता है और दोनों का हक है, लेकिन आपकी पार्टी के जो रहनुमा है सिकंदर बोसन साहब, वो इंतखाबी जलसों में खिताब कर रहे हैं, तकरीरें कर करके कह रहे हैं कि शौकत बोसन को वोट दो। तो आपने बायकॉट किया हुआ है या फिर आप इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं? जो मर्जी करें वो, बट पीटीआई, आपने उनका बयान वो भी पढ़ा होगा, सिकंदर बोसन का बयान पढ़ा है कि पीटीआई एज अ पार्टी हैज टोल्ड हिम वेरी क्लियरली कि जी हम बिल्कुल किसी किस्म के बाय इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बट सिकंदर बोसन साहब एज एन इंडिविजुअल आप उनको रोक ना सके कि भाई, चूंकि आप सिकंदर बोसन साहब पे इतना इख्तियार ना चला सके कि चूंकि हमारी पार्टी ने बायकॉट किया है इसलिए आप इस इलेक्शन प्रोसेस में इररेलेवेंट रहे, आप इतना कन्विंस नहीं कर सके उनको? नहीं, उन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया। अगर उन्होंने जलसों से खिताब किया जी, और भाई बहन को सब सपोर्ट करते हैं, वो पीटीआई की तरफ से तो नहीं। राजा रियाज साहब की तौबा सुनी आपने इसमें? रिश्तेदार है वो। अच्छा जी, राजा रियाज साहब आप मुझे करेक्ट कर दें, वो कह रही है कि पार्टिसिपेट किया ही नहीं है सिकंदर बोसन साहब ने, बताएं जी राजा रियाज साहब। 100% ये मोहतरमा गलत कह रही हैं। सिकंदर बोसन साहब पूरा इलेक्शन वो खुद लड़ रहे हैं। वसीम साहब, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि ये नहीं पार्टिसिपेट, मेरी बात सुन, मैं आपको फुटेजेस दिखाने की कोशिश करता हूँ जी। सोहेल साहब, फुटेजेस साहब अगर फुटेजेस दिखा सकें तो सिकंदर बोसन साहब की, वो खिताब कर रहे हैं, आप कह रही हैं वसीम भाई। जी राजा रियाज साहब, नहीं खिताब कर रहे हैं ना वसीम साहब, इस तरह खिताब इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कि नाजरीन मौसम का हाल ये है और मार्केट में नए आम आ गए, हम खरीद लें। खिताब इसीलिए कर रहे हैं कि शौकत बोसन को वोट दें। वो पीटीआई के लिए नहीं कर रहे, पीटीआई ने बायकॉट किया है और पीटीआई के रहनुमा खिताब करके कह रहे हैं कि इलेक्शन में हिस्सा लें। और क्या कह रहे हैं वो? इलेक्शन में वोट दें, वो ये तो नहीं कह रहे कि जी पीटीआई को वोट दें। अच्छा ठीक है, आपकी लॉजिक है, ठीक है जी। राजा रियाज साहब बताएं जी, ताकि फिर राना सनाउल्लाह साहब की तरफ भी जाऊं। जी राजा रियाज साहब। वसीम साहब, मेरा ख्याल है मोहतरमा को सियासत का भी अलफ बे भी नहीं आती कि वो जो बात कर रही हैं वो इंतहाई गैर सियासी और गैर संजीदा है। असल में बात यह है कि ये शौकत बोसन साहब जो हैं, ये इन्होंने देहातों में अपनी तस्वीर इश्तिहार के साथ लगाया हुआ है, इमरान खान की तस्वीर। शहर के अंदर इन्होंने अपनी तस्वीर लगाई हुई है मियां नवाज शरीफ के साथ, शौकत बोसन साहब ने। और कचहरिया के अंदर जो इन्होंने पोस्टर लगाए हैं उन पे शौकत बोसन साहब की एक तरफ तस्वीर है, एक तरफ जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब की तस्वीर है। इसी तरह जमात इस्लामी के मुनव्वर साहब है। आप कह रहे हैं इंतखाबी मुहिम में उम्मीदवार ने इफ्तिखार चौधरी साहब की तस्वीर लगाई हुई, आप ये कह रहे हैं? मैं मुल्तान में उस वक्त, और जो हकीकत है, आप कचहरिया के अंदर जो तस्वीरें लगी हुई हैं, इसमें तौहीन अदालत का नोटिस आ सकता है आपको राजा रियाज साहब। आप साबित करेंगे अदालत में कि तस्वीरें लगी हैं इफ्तिखार चौधरी साहब की? जी मेरी बात तो सुन ले, मैं मुल्तान के अंदर हूँ और बाज़ जगह पे इन्होंने जो जमात इस्लामी के हैं अपना अमीर, उनकी तस्वीर लगाई हुई है। सो सारी जमातें, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई और दूसरे जो छोटे छोटे ग्रुप हैं, वो इस आज़ाद उम्मीदवार के पीछे
जिस तरह मियां नवाज शरीफ अदारों के पीछे छुप के हमले करते हैं, इस उम्मीदवार के पीछे मियां नवाज शरीफ, इमरान खान, जमात इस्लामी ये छुप के मुकाबला कर रहे हैं पीपल्स पार्टी का। चले जी, मैं नवाज शरीफ साहब के नुमाइंदे से इसका जवाब ले लेता हूं जी। राना सनाउल्लाह साहब एक मिनट, मुझे बात तो मुकम्मल करने देना, मुझे बात तो मुकम्मल करने दें। मैं इनको दावत देता हूं कि इमरान खान साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, जमात इस्लामी, अगर आप में जरा सी भी अखलाकी तौर पे जुर्रत है, आप हमारे मुकाबले में मैदान में आए। ये जमात इस्लामी चले हुए कारतूस हैं, इमरान खान कैट वॉक शो है, इसका कोई करैक्टर नहीं। और मुस्लिम लीग नून जो है वो सिर्फ लाहौर तक रह गई है, बाकी पूरे पाकिस्तान में फारग हो चुकी है। ठीक है राजा रियाज साहब, मैं जी राना सनाउल्लाह साहब, राजा रियाज साहब आपकी इजाज़त से मैं जा रहा हूँ राना सनाउल्लाह साहब की तरफ। राना साहब पहले इस इत्तेफाक पर कुछ फरमाइए कि एक साहब है, उनका नाम है शौकत बोसन, उसकी हिमायत नवाज शरीफ साहब की पार्टी भी कर रही है और इमरान खान साहब की पार्टी कर रही है। अल्लाह की शान है राना सनाउल्लाह साहब। देखें, बात यह कि अल्लाह की शान तो ये भी है कि राजा रियाज साहब जो हैं वो यानी पीपल्स पार्टी के मतलब ये कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी जो है वो बस अब पूरे पाकिस्तान पे हावी हो गई है और बिल्कुल हर चीज़ का, तमाम जमातों का जो है उसने सफाया कर दिया है। देखें, बात ये है कि हमारी जो लोकल लीडरशिप है मुल्तान की, जी उससे हमारी जो सूबाई लीडरशिप है उसकी 2-3 मीटिंग्स हुई और उसमें एक मीटिंग की ख़बर मुझे भी है। तो इसमें हमारी मुल्तान से जो लोकल लीडरशिप है उनकी ये मुत्तफ़िका राय थी कि क्योंकि ये एक तरफ तो हमारा ये मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पे इस मुल्क में जनरल इलेक्शन होने चाहिए, और दूसरा ये है कि अब टाइम जो है वो यानी 6 माह से भी कम है, ठीक है, और महीने 2 महीने की बात है। तो इसलिए उनका ये ख्याल था कि हम कोई भी आदमी जो है वो 1 महीने या 1.5 महीने के इलेक्शन के लिए पूरी तरह से ना तो एफर्ट्स कर सकेगा और ना ही वो इतना बड़ा ख़र्चा कर सकेगा जितना बड़ा ख़र्चा इस हलके में या जिस तरह से पैसे की रेल पेल इस हलके में होने की तवक्को थी या जो बाद में हुई है। तो इसलिए हमारी जो लोकल लीडरशिप है उसके मुत्तफ़िका फ़ैसले के ऊपर पार्टी ने जो है इस हलके से न तो किसी को टिकट जारी किया है और ना ही किसी की हमायत का ऐलान किया है। वसीम साहब, इन्होंने साग बुच्चा साहब को टिकट ये सवाल ही पैदा नहीं होता, गलत है ये। राजा रियाज साहब गलत है, किसी साग बुच्चे को हमने टिकट नहीं दिया। मैं कहता हूं कि अगर टिकट जारी हुआ हो तो मैं कसूरवार हूं। टिकट जारी नहीं किया, ये कंफर्म बात मैं आपको कर रहा हूं। ये तो अजीब व गरीब। राना साहब, मैं इस पे क्लैरिफिकेशन चाहता हूं, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं, लेकिन मेरे साथ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे और कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ने वाले यानी कि जनाब अब्दुल कादिर गिलानी साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मैं उनसे बात करना चाहता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। कादिर गिलानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइए साहब, क्या हाल है? कायद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हैं? हाँ जी, पूछें, क्या पूछना चाहते हैं मेरे से? सर पहले आप तो मेरा ख्याल नाराज़ी हो गए सर। मैं तो पहले ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये पहले ये क्लेरिफाई कर दें कि इसहाक बुच्चा साहब जो कि अब पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, क्या वो इससे पहले नून की टिकट पर नामजद हुए थे या हुए ही नहीं थे? राना साहब कह रहे हैं ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, वो नून की टिकट पर नामजद नहीं हुए थे। देखिए, उनको टिकट मिला है या नहीं मिला वो तो पार्टी का इनका इंटरनल मामला है, लेकिन गो अहेड मिला हुआ था। उन्होंने तो अपनी मैसेज कैंपेन चलाई हुई थी। इनके PMLN के मियां साहबान के साथ उनके पोस्टर, इश्तिहार और अखबारों में रोज खबरें, और PMLN की सारी जो तंजीम थी वो उनके साथ कर रही थी, कैंपेन कर रही थी। तो नजर तो यही आ रहा था, हमें परसेप्शन यही थी कि इनको टिकट मिल चुका हुआ है PMLN का। लेकिन खैर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जमातें हैं, ये एक तो गेंद बल्ले वाली जमात है और दूसरी ये जो PMLN है। गेंद बल्ले वाली कौन सी है जी? ये जिनकी खातून बैठी हुई है आपके साथ। अच्छा, तहरीक इंसाफ मेरा। हाँ, ये जो ये कहते रहे कि PMLN और पीपल्स पार्टी आपस में मिले हुए हैं, और PMLN कहती रही है कि बी टीम प्रेसिडेंट साहब की जो है वो तहरीक इंसाफ है। तो ये असल में ये दोनों खुद मुनाफकत कर रहे हैं, अवाम के साथ भी, अपने उम्मीदवारों के साथ भी और अपने आप के साथ भी। अब ये इनकी बदकिस्मती है इन बड़ी जमातों की कि ये 5 साल इन्होंने यही रोना रोया है कि भाई जल्दी इलेक्शन कराओ, जल्दी इलेक्शन कराओ, और जब ज़िमनी इलेक्शन है दोनों पार्टियां भाग गई हैं और एक आज़ाद उम्मीदवार के पीछे आके खड़ी हो गई हैं। और ये तो इनकी बदकिस्मती है कि ये किसी को टिकट नहीं दे सके।
ठीक है, लेकिन कादिर साहब ये भी क्या बदकिस्मती और हैरानगी की बात नहीं है कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जलसों में खड़े रहकर ये कहें कि मुझे तो कभी ये कहें कि आइन की पासदारी करने पर सज़ा मिली और कभी ये कहें कि मैं सराय की सूबा बनाना चाहता था इसलिए मुझे घर भेज दिया गया। इस तरीके से तो आप इस इलेक्शन को एक सियासी एक्टिविटी के बजाय इदारों के तसादुम में जो है वो कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। नहीं तो हम क्या कहें कि हमारे साथ ठीक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी है, मतलब हमारे साथ ज्यादती हुई है तो हमने अवाम में बताना नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने आपके साथ ज्यादती की। देखें ये मतलब कि तौहीन आवाम हुई ना, यानी सर जिसको आवाम का मैंडेट मिल जाए वो फिर कुछ भी करे, आइन के खिलाफ अगर काम करेगा तो अदालत तो घर भेजेगी उसको। देखें 70 से 77,000 वोट दे के एक अवाम के नुमाइंदे को उन्होंने असेंबली में भेजा, फिर 342 MNA ने उनकी सपोर्ट की, इनडायरेक्टली वो 18 करोड़ अवाम के नुमाइंदे बने, फिर उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा के फारिग कर दिया गया। खैर वो तो एक सेपरेट टॉपिक है। आप इन जमातों की बात कर रहे थे हम कि ये क्या इनकी आपस में क्या सेटिंग है, मतलब वैसे एक दूसरे को गालियां देते हैं और शहरों में इनकी लड़ाई है। अब आप बताइए आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, चूंकि एक तरफ आप हैं और बाकी दूसरी तरफ सारी जमातें हैं, आप क्या कितने कॉन्फिडेंट है आप? चूंकि आपके मुखालफिन जाहिर है ये भी कह रहे हैं कि RPO DPO वो सब चूंकि जाहिर है आपके वालिद साहब के नामजद किए हुए हैं तो इसलिए धांधली होने का भी खदशा है जी आप लोगों की तरफ। आप अजीब बात कर रहे हैं। ये जितनी भी इंतजामिया है ये तो बिल्कुल ही राना साहब बैठे हुए हैं, ये इनके मुतहत है। ये अपना पंजाब हुकूमत की मशीनरी है, कौन से हमारे ये ऑर्डर्स पे चलते हैं। ये तो इस टाइम पूरी इंतजामी जो सपोर्ट है वो आजाद उम्मीदवार को है जो PTI और PMLN का जॉइंट कैंडिडेट है, बिल्कुल इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और सर ये बताइएगा ये कल पहला बाय इलेक्शन है जिसमें इलेक्शन कमीशन के वो नए रूल्स वगैरह भी अप्लाई हो रहे हैं, तो आप क्या अश्योर करा सकते हैं कि आपने उस सबकी पासदारी की है क्या? वो कहते हैं जी 15 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं हो सकता, जो उम्मीदवार है वो ट्रांसपोर्ट फराम नहीं करेगा, आप पासदारी करेंगे इसकी? मेरी बात सुने गौर से। बात यह है कि पासदारी तो इन्होंने बाय लॉज तो बना दी है, हम उसकी पासदारी भी कर रहे हैं, लेकिन वी हैव द राइट टू डिसएग्री। इफ यू अग्री टू डिसएग्री इट्स डेमोक्रेसी, ठीक है ना जी। तो मैंने तो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सारे कैंडिडेट्स को बुलाया हुआ था और मैंने उनको खुद कहा कि आप यहाँ पे क्यों आए, आप यहाँ आने से हमें तो खतरा पड़ गया। भाई आप आए हमारे एंटेनास खड़े हो गए, आप अगर अपना फरमान इस्लामाबाद बैठे भी जारी कर देते तो हम आपके हुक्म की तामील तो कर रहे थे कि पोलिंग पे कैंप्स भी ना लगे। ऊपर से ये चाहते हैं कि टर्न आउट ही ना हो, जो नए बाय लॉज है बेसिकली इमरान खान की टेप चल रही है कि पर्ची जो है वो घर पे जाए, वो उनके शहरी वोटर्स को तो फायदा हो सकता है। हमारे जो देहात में जट है, धोतियों वाले हैं, बूढ़े बापे हैं, उनको उठा के ट्रैक्टर ट्रॉलीज पे लेकर आना होता है, ट्रांसपोर्ट तो प्रोवाइड करनी होती है उनके लिए। तो आप कल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेंगे? देखें ट्रांसपोर्ट तो ये लोगों को अपने जो हमारे वर्कर्स हैं वो अपनी ट्रांसपोर्ट पे उनको लेकर आएंगे किसी न किसी तरीके से। और दूसरी बात ये बताऊं मैं आपको, ये जो 15 लाख वाला लगा है हम उस पर भी अग्री कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट ना देने के हम उस पर भी अग्री कर रहे हैं, जो ये कैंप्स ना लगाने के हम उस पर भी अग्री कर रहे हैं। आपने 15 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं किया इस ज़िमनी इंतखाबात वाली मुहिम में? देखें मेरी बात सुने, पहले मेरी सारी बात सुने, आपको मैं सारा अब देखें जहाँ पे मैसेज की मूवमेंट होती है ना, जहाँ पे आप हेड काउंट नहीं कर सकते, जहाँ पे मैसेज कैंपेन चलती है वहां पे आपको यानी कि ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ती है और खर्चे होते हैं। अब जैसे लॉन्ग मार्च हुई, जो चीफ जस्टिस साहब की लॉन्ग मार्च हुई है उस पर कितना खर्चा हुआ है हमें कोई किसी ने नहीं बताया। मतलब लोगों को जब आप बुलाते हैं बाहर, उनके लिए वैगन्स नहीं चाहिए होती, उनको नहीं आपने प्रोवाइड करनी होती। मतलब अदलिया की यकजहती के लिए अगर अभी ये कॉल करें लॉन्ग मार्च या कोई चीज करें तो इनका 15 लाख से कम खर्चा होगा, कितना खर्चा होगा? सर फाइनल क्वेश्चन, ठीक है फाइनल क्वेश्चन, वो इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। फाइनल क्वेश्चन आखिरी मेरी बात, मेरी गुजारिश ये है, मैं ऑन रिकॉर्ड लेके आना चाहता हूँ, ये जो ज़िमनी इलेक्शन है दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ 2008 इलेक्शन, ठीक है जी। इसके ऊपर नए बाय लॉज और नया तजर्बा हमारे साथ करना ये चाह रहे हैं, ये तो मतलब ये ज्यादती है। ये मतलब एक्ट पार रखें, जो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हो तब ये बाय लॉ लागू करें, सबके लिए बराबर ट्रीटमेंट करें। वाई पिक ऑन वन इलेक्शन, वाई दिस इलेक्शन? अच्छा, आप चाहते हैं इस इलेक्शन से क्यों आगाज हो रहा है नए बाय लॉज का? सर आखिरी सवाल ये, आपके वालिद साहब बड़े क्लियरली कह रहे हैं और आपने भी कहा है, आप इसको ये समझ रहे हैं, मुझे करेक्ट कीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग एंड दिस इज द फाइनल क्वेश्चन, कि आप ये कह रहे हैं एक तरफ उस अदालत का फैसला था और कल अवाम की अदालत लगेगी, देखते हैं कौन जीतेगा? इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट एंड इंटरप्रेटिंग? नो कमेंट्स सर, कर दें, कोई तो कमेंट कर दें। बस बता नहीं, सब छोड़ दें, कल इंशाल्लाह ताला आपसे बात करेंगे। चलें, ऑल द बेस्ट, बहुत शुक्रिया। अब्दुल कादिर गिलानी साहब इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहे, लेकिन बहरहाल आपने उनकी राय सुनी। अच्छा जी, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको हम क्विकली हमने इसको वाइंड अप भी करना है इस सारे सिलसिले को। अंजलि साहब आपकी तरफ दोबारा आता हूँ,
ये सुनामी जो है ये ज़िमनी इंतखाब से क्यों भाग जाती है? मतलब आप कहते हैं अगले इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेंगे और ज़िमनी में एक सीट में भी इलेक्शन नहीं लड़ते, क्यों? अच्छा, अंजलि साहबा को हम कनेक्ट कर रहे हैं, चूंकि हम एक वक्त में सिर्फ 3 लोगों को ले सकते हैं। जी, तो मैं अंजलि साहब आपको दोबारा कनेक्ट करता हूं, हम 4 लाइनें नहीं ले सकते जी एक वक्त में। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब, आपने अपनी वजूहात तो बता दी कि जनाब वक्त बहुत कम है इसलिए हम नया नुमाइंदा नहीं ला सके, और आप कह रहे हैं इसाक बुच्चा साहब भी आपके नुमाइंदे नहीं थे। लेकिन सर बड़ी हैरान कुन बात नहीं है राना साहब कि इलेक्शन सर पे खड़ा हुआ है और आपकी जमात यानी एक बाय इलेक्शन को एज अ प्रैक्टिस इस्तेमाल करके इसको एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकी कि भाई अच्छा एक नुमाइंदा नामजद करें ताकि जनरल इलेक्शन की जो है वो प्रैक्टिस हो जाए। आपको एक नुमाइंदा नहीं मिला इलेक्शन के लिए? नहीं बदामी साहब, हमारे पास नुमाइंदे वहाँ पे एक से ज़्यादा हैं, लेकिन बात ये है कि क्या कोई नुमाइंदा जो है वो इतनी मुशक्क़त, इतना ख़र्चा जो है वो सिर्फ़ 1 महीने या 1.5 महीने के लिए जो है वो करने को तैयार है या नहीं है, या लोकल लीडरशिप जो है वो उसका इस बारे में क्या कंसेंसस है। बात ये है कि जो ज़िमनी इलेक्शन होता है ये कभी भी ना ये प्रैक्टिस होता है जनरल इलेक्शन की, और ना ही इसकी जनरल इलेक्शन से किसी किस्म की कोई निस्बत होती है। ज़िमनी इलेक्शन जो है वो हमेशा उनका रिज़ल्ट जो है, क्योंकि वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं डालता। अब एक सीट कोई जीत जाए कोई हार जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सर राना साहब मुझे ये बता दें, बोसन साहब जो कल आज़ाद उम्मीदवार हैं, आपकी जमात की उनको हिमायत हासिल है या नहीं है, ये बताएं। देखिए जी, हमारी जमात की उनको कतई तौर पे कोई हमायत हासिल नहीं है, लेकिन और हमारी जो वहाँ पे लोकल लीडरशिप है, हमारी जो तंजीम है, उसने कतई तौर पे किसी इलेक्शन कैंपेन का वहाँ पे वो हिस्सा नहीं बनी। लेकिन अब एक हल्के में वहाँ पे मेरा ख्याल है कोई 3-3.5 लाख वोटर्स होंगे, तो अब हम वोटरों को तो नहीं रोक सकते। वोटरों को तो ज़ाहिर नहीं रोक सकते, लेकिन राजा रियाज साहब आप बताएं, क्या मुस्लिम लीग मकामी जो मुस्लिम लीग नून है उसने शौकत बोसन साहब के लिए कैंपेनिंग की है खुलेआम या नहीं की है, ये बताएं राजा रियाज साहब। वसीम साहब, इस तरह है कि ये जो सिकंदर बोसन साहब हैं ये पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में रहे हैं, इनके मुस्लिम लीग नून में बहुत राब्ते हैं। इन्होंने इसाक बुच्चा साहब को कहा कि आप इलेक्शन लड़ेंगे, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी तस्वीरें आई। जब उन्होंने कागज़ जमा करा दिए तो बोसन साहब ने, सिकंदर बोसन साहब ने जो आजकल PTI में है, उन्होंने नून लीग की क़यादत से रब्ता किया कि अगर हम अलहदा लड़ेंगे तो कैंडिडेट गिलानी साहब को बहुत इजी हो जाएगा, इसलिए आप अपना कैंडिडेट विड्रा करें। वो कैंडिडेट विड्रा हो गया। पूरी मकामी तंजीम जो है वो इस वक्त सिकंदर बोसन के भाई शौकत बोसन की कैंपेन को चला रहे हैं। आज भी इनके तमाम अहदेदार जो हैं वो उसकी कैंपेन में शामिल थे। मैं अभी मुल्तान में हूँ, सारा दिन यहाँ पे रहा हूँ। कल इलेक्शन है, अगर आपके पास ये कैमरा टीम है मेरे साथ भी भेजिएगा कि इनके अहदेदार जो हैं वो उनके बैज लगा के मुस्लिम लीग राना सनाउल्लाह साहब, मुझे भी भेजिए मेरे साथ। कंफर्म इत्तलात हैं कि आपकी पार्टी के लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं बोसन साहब के लिए, आप मान नहीं रहे राना साहब। अब ये कैमरा टीम जाएगी हमारी राजा रियाज साहब के साथ, अगर ये साबित हो गया तो फिर आप बताएं क्या करेंगे। देखिए इसमें देखिए बदामी साहब, बात ये है कि जमात ने इस इलेक्शन में इन दोनों उम्मीदवारों में से किसी की हमायत का जो है वो ऐलान नहीं किया, और हमारी जो मेन लीडरशिप है वहाँ पे मुल्तान में, वो लोग हमारे जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हैं, या बाकी जो लोग हैं उनमें से, और हमारे MNAs हैं, हमारे MPs हैं, वो सभी लोग जो है वो आज हमारे साथ इधर। आज के लीडिंग अखबार में बोसन साहब का बयान लगा हुआ है कि मुझे मुस्लिम लीग नून की भरपूर हिमायत हासिल है। झूठ बोल रहे हैं वो। देखिए बात ये है कि जो कैंडिडेट है उसने तो फिर ये कहना ही होता है कि सारी दुनिया मेरे साथ है। जिस तरह से आप राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि सारी दुनिया जो है तमाम सियासी बातें पाकिस्तान में फौत हो गई है, बस सिर्फ पीपल्स पार्टी रह गई है, तो ये तो फिर होता ही है ना। कर देंगे इंशाल्लाह। क्या परवेज रशीद साहब और बोसन साहब के पास मुलाकात नहीं की उनसे? लेकर राजा साहब, आपका जाना जो है वो ठहर गया है, दफन आप नहीं होना है, और टाइम बड़ा नजदीक आ गया है। कल इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून और PTI को एक ही कब्र में दफन कर देंगे। चलें, ये प्रोग्राम के खात्मे का टाइम भी बड़ा करीब आ गया है इंशाल्लाह। भाई प्रोग्राम के खात्मे का टाइम भी करीब आ गया है। वसीम जी, अंजलि साहब आप बताइए, ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेते आप लोग? पहले तो मैं
पहले तो मैं राजा रियाज साहब का शुक्रिया अदा करूंगी कि इन्होंने बिल्कुल सही कहा, हमें बिल्कुल तजर्बा नहीं है जितना इनका तजर्बा है करप्शन में, मुल्क को तबाह करने में और मुल्क को बेड़ागर्क करने में, 3-3 बारियां लेने में। वाकई हमारा उतना तजर्बा नहीं है, ये वाकई ठीक कह रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, आपने पूछी थी आपको सियासत का तजर्बा नहीं है। हमने हमेशा ये एक्सप्लेन किया है कि ये जो है ये 45% बोगस वोट्स में, इसमें से 3.5 लाख वोट है, उसमें से 1.5 लाख वोट बोगस है। आपने आज मीडिया पे देखा है कि जो स्लिप्स पहुंची हैं, जो लोग मर चुके हैं, ये उनकी भी स्लिप्स पहुंची हैं, माँ बाप मर चुके हैं, उनके वोट की स्लिप्स पहुंची हैं, वो बोगस है। ये सारा इलेक्शन जो है वो बोगस है। स्लिप्स जो आप देख रहे हैं वो मरे हुए लोगों की स्लिप्स देख रहे हैं, और ये टोटल होक्स है, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो भी और इसी जाली इलेक्शन कमीशन वो भी फेल हो गए। 15 लाख की बजाय 50 लाख जाली वोटिंग लिस्ट है। दूसरा, एक बहुत बड़ा फैक्ट है, बहुत बड़ा फैक्ट है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसा यहाँ लगाया गया है। मुल्तान को पाकिस्तान का 2nd बिगेस्ट सिटी डिक्लेयर करके बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पैसा यहाँ लगाया गया है। वोटर लिस्टों के तहत तो ये तो हकीकत है। ये क्या बात कर रहे हैं, इन्होंने हायर एजुकेशन कमीशन का पैसा लगा के इस इलेक्शन में किया है, तो ये क्या बात करें। बात सुने जी जी, मैं राणा साहब आपसे फाइनल कमेंट लेता हूं। अंदलीब साहबा याद करा रहा हूं, सिर्फ आप राणा साहब एक से करा रहा हूं। अंदलीब साहबा इन्हीं वोटर लिस्टों के तहत कुछ ना याद में बाय इलेक्शन हुआ था, आपने हिस्सा लिया था, हार गए थे आप। जी राणा साहब, मेरी बात सुने बदामी साहब। बात ये है कि एक पहलू का आपने तो इस इलेक्शन से मतलब जो है ना वो तमाम पहलुओं के ऊपर आपने बात की, लेकिन एक बड़ा अहम पहलू है उसको आपने टच नहीं किया। जल्दी से आप बता दें, वक्त खत्म हो रहा है। जी राणा साहब। जी तहरीक इंसाफ जो है वो ये कह रही है कि बाकी तमाम जमातें जो है स्टेटस को की जमातें हैं, ये रवायती जमातें हैं, हम जो है वो बिल्कुल नए लोग हैं और हम बिल्कुल चेंज लाएंगे और हम रवायात से हट के हैं। लेकिन ये बोसन जो है ये कल मुस्लिम लीग PMLQ के उम्मीदवार थे और आज ये तहरीक इंसाफ में है। तो कल की जो क्यू लीग है वो आज की तहरीक इंसाफ है। ये भी जरा थोड़ा सा जो है ना, चलें ये भी आपका पॉइंट आ गया। और राजा रियाज साहब, और क्यू लीग के हम ख्याल का ग्रुप सारा PMLN के साथ गया, सारा मुशर्रफ ग्रुप इनके पास है। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ तो है। हम तो कहते हैं कि हमारे साथ हैं वो। नहीं, आप भी कहते हैं कि पहले आप कहते थे कि डिक्टेटर की हमारी पार्टी, लेकिन सारे जब आपके साथ हैं और आप चेंज की बातें कर रहे हैं। सारे नहीं है, हमारे पास 45 हैं, तो आपके पास 90 हैं। ये लिस्ट है मेरे पास, ये सारी लिस्ट थी वो सारी पास है। नहीं काफी सारी आपके पास भी आ गई है, थोड़ी इन्होंने ले लिए, थोड़ी आपने ले लिए, थोड़ी पीपल्स पार्टी ने ले ली। बहुत सारी ये बोसन कहां से आए हैं? ये तो पता नहीं कहां से है। राजा रियाज साहब भावलपुर के वड़ैच कहां से आए हैं? कशमाला, तारिक ये चकवाल के टम्बर कहां से आए? मैं सारे नाम गिनवाती हूं, कुरैशी, जावेद हाशमी, सरदार आसिफ अहमद अली, छोड़े नामों को छोड़े। जी राजा रियाज साहब आखिरी बात बता दें, गिलानी साहब कह रहे हैं सराय की सूबा बनाने की वजह से घर भेजा गया मुझे। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सराय की सूबे से क्या ताल्लुक है राजा रियाज साहब? आखिरी बात, वक्त खत्म हो गया बस। जी ये बिल्कुल गिलानी साहब ने नारा लगाया था, उन्होंने कहा था कि मैं इंशाल्लाह ताला सराइकी सूबा बनाऊंगा क्योंकि इस इलाके के अवाम के साथ तख्ते लाहौर बहुत जुल्म कर रहा है पूरे पंजाब में। उन्होंने कहा मुझे सराइकी सूबा बनाने की वजह से घर भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सराइकी सूबे से क्या ताल्लुक है? वो जो गिलानी के साहब के साथ साजिश हुई है, उस साजिश में एक वजह यह भी थी कि ये सराइकी सूबे का नारा क्यों लगाते हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह आपको पता है कि इनके कितने लंबे हाथ हैं। ये राना सनाउल्लाह साहब से तो नवाज शरीफ साहब करते हैं, इनके बड़े लंबे हाथ हैं और ये कजन की सियासत कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने अपना वोट इस्तेमाल करके गिलानी साहब को घर भेजा है। वो सराइकी सूबा है इनका। अच्छा ठीक है, मैं इसी पॉइंट पे ख़त्म करता हूँ। राणा सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि सराइकी सूबे का मतलब सराइकी सूबा नहीं है, 600 करोड़ का नाम सराइकी सूबा रख दिया है। ये पता नहीं अब ये बात सच है या कह रहे कि राणा सनाउल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रगुजार हूँ वक्त देने का। मैं तमाम पार्टी जो भी हिस्सा ले रहे हैं सबको हम वी विश ऑल द बेस्ट और देखते हैं, अल्लाह करे जिसको ज़्यादा वोट पड़े वही उसी को जीतना चाहिए। जमहूरी अमल है, इसको आगे बढ़ना चाहिए। कादिर गिलानी साहब का बहुत शुक्रिया, राणा सनाउल्लाह साहब का, राजा रियाज साहब का, अंदलीब अब्बास साहिबा का,
और डॉक्टर AQ खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, ब्रेक के बाद इसको हम शॉर्टली कंक्लूड करेंगे।